अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द क्लास ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। बच्चों हमने टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के दरमियान जो कोलिजन होता है उस कोलिजन को हम स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और उसके बाद हम उसको स्टडी करेंगे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और फिर हम इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंटर कन्वर्जन करेंगे, यानी कि जो वेलोसिटीज हमारी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगी उनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसके अलावा जब दो पार्टिकल कोलिजन होता है उनका, तो आफ्टर कोलिजन वो पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो स्कैटरिंग के बाद उनके जो एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग है या स्कैटरिंग एंगल्स हैं, उन एंगल्स को भी दोनों फ्रेम के अंदर चूंकि एंगल्स डिफरेंट होंगे तो उन एंगल्स को भी आपस में हम ट्रांसफॉर्म करने के फार्मूले यहां पर देखेंगे, उनको ड्राइव करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो आइए थोड़ा सा यहां आप देख भी लीजिए। तो बच्चों ये जो मैंने बनाया है ब्लू, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों पार्टिकल्स जिनका कोलिजन होना है वो दोनों पार्टिकल्स ही मूव कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये पहला पार्टिकल है, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है। ये दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। बच्चों ये सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। तो जब ये दोनों टकराते हैं सेंटर ऑफ मास पे आकर, तो टकराने के बाद दोनों स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो टकराने से पहले इनकी जो वेलोसिटीज थी वो थी v1 और v2। स्कैटरिंग के बाद जब ये कोलिजन हो गया, ये टकरा गए, स्कैटरिंग के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी हो गई v2 प्राइम। आफ्टर स्कैटरिंग ये एंगल बना रहे हैं थीटा, ये v1 प्राइम भी एंगल थीटा बना रहा है और v2 प्राइम भी एंगल थीटा बना रहा है, तो दोनों एंगल थीटा से स्कैटर हो रहे हैं। तो बच्चों जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें तमाम जो पार्टिकल्स की वेलोसिटीज हैं और पोजीशंस हैं वो सेंटर ऑफ मास से ली जाती हैं। बच्चों ये जो m1 है इसकी वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ली जाएगी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ली जाएगी। इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी और इसकी वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। प्लस उस वक्त होती है जब दोनों पार्टिकल और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और वेलोसिटी माइनस तब होती है जब पार्टिकल और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने ये जो वेलोसिटी ली है वो ली है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसलिए v2 से मुराद है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और v1 से मुराद है इस पार्टिकल की वेलोसिटी। तो बच्चों चूंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है इसलिए v2 क्या हो जाएगा 0। तो इस पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली क्या आ जाएगी v1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी टकराने से पहले क्या है v1 है और ये मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस, तो इसलिए साथ i यूनिट वेक्टर आया है। i यूनिट वेक्टर x एक्सिस में डायरेक्शन बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उससे पहले मैं आपको बताता हूं। बच्चों जो हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसके अंदर जारी बात है जो हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम है वो होता तो कंजर्व ही है, लेकिन वो जीरो के बराबर भी होता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व भी होता है और जीरो के बराबर भी होता है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं v2 निकालूं तो v2 मेरे पास आ जाएगा m1, इसको सिंपलीफाई करके आप निकाल सकते हैं m1 ओवर m2 माइनस v1। ठीक है, इसका मतलब है कि v2 की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो v1 देखिए साथ माइनस आ रहा है। इसका मतलब है कि v2 हमारा जो दूसरा पार्टिकल है ये वाला, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन v1 के ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट ये देखें हमारा पार्टिकल जो दूसरा पार्टिकल है वो इस तरफ से मूव करता हुआ आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इसलिए साथ यहां पर क्या आया है माइनस आया है। तो बच्चों ये देखें बिफोर कोलिजन टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या है v1i और इसकी वेलोसिटी क्या है m1 ओवर m2 माइनस v1i। ठीक हो गया।
अब जब ये दोनों टकरा गए हैं, टकराने के बाद ये पार्टिकल अब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, बल्कि अब ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है तो अब इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा। तो ये देखें, आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट के साथ क्या आता है cos थीटा, और y कंपोनेंट के साथ क्या आता है sin थीटा। तो बच्चों टकराने के बाद, जब कोलिजन हो गया, टकराने के बाद इस वेलोसिटी को, इस पार्टिकल की वेलोसिटी को मैंने v1 प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, और v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 cos थीटा। यानी कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस और एक होगा अलोंग y एक्सिस। जो अलोंग x एक्सिस होगा उसको मैं v1x कहूंगा, और जो अलोंग y एक्सिस होगा उसको मैं v1y कहूंगा। इसलिए x के साथ cos थीटा आता है x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट के साथ sin थीटा आता है। तो इस पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी मेरे पास ये आ गई है। अब इसी तरह से इस पार्टिकल की भी आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल है, ये देखें, v2 बराबर है दिस वन माइनस v1। तो यहां पर ये जो माइनस v1 है आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगा v1 प्राइम। तो इस जगह पर सिंपली हम v1 प्राइम की ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखें, क्योंकि ये साथ माइनस है तो ये दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये आ गई इस पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों हमने सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम के अंदर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट कर ली हैं। इनको नोट कर लीजिए, आगे चल के हमने यही वैल्यूज पुट करनी है और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लेबोरेटरी फ्रेम में भी जा सकते हैं इन इक्वेशन को इस्तेमाल करके, और लेबोरेटरी फ्रेम से वापस सेंटर ऑफ मास में भी आ सकते हैं इन इक्वेशन को इस्तेमाल करके। तो दोनों फ्रेम को आपस में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है ये हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा लेबोरेटरी फ्रेम है। बच्चों लेबोरेटरी फ्रेम में क्या होता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है और दूसरा पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे होता है, नंबर 1। उसके बाद ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद भी मूव कर रहा है। हमारा जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम था वो खुद मूव नहीं कर रहा था, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। इसकी फ्रेम की अपनी वेलोसिटी क्या है v2, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है v1। ये वही पार्टिकल है जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो विद इसकी अब वेलोसिटी निकालें आप टकराने से पहले विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो बच्चों ये देखें, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी प्लस माइनस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी। तो बच्चों पार्टिकल की इसकी अपनी वेलोसिटी क्या है v1, और इस फ्रेम की वेलोसिटी क्या है v2। तो यहां आ जाएगा v1, यहां आ जाएगा v2। ये देखें v1 v2। तो इस पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम वो क्या आ गई है v1 माइनस v2। और किस फार्मूले से आई है, इस फार्मूले से आई है। सवाल ये है कि अंदर माइनस क्यों है। माइनस इसलिए है जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटीज को माइनस करने से आती है, ठीक है, इसलिए यहां पर माइनस आया है। उसके बाद इस पार्टिकल की, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो हमने कहा कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सेकंड पार्टिकल होता है टकराने से पहले वो रेस्ट पे होता है, इसलिए u2 मेरे पास क्या आ गया है 0। अब हम निकाल लेते हैं आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज। बच्चों आफ्टर कोलिजन जो पहला पार्टिकल था ये वाला, ये इधर को चला गया है, इसकी वेलोसिटी हो गई है v1 प्राइम, ठीक है। लेकिन हमने तो निकालनी है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसकी अपनी वेलोसिटी जो कि v1 प्राइम है माइनस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी जो कि v2 है। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई, इस पार्टिकल की इसकी वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। इसी तरह से जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा, उसकी अपनी वेलोसिटी जो कि v2 प्राइम है और माइनस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी जो कि v2 है। तो बच्चों इन इक्वेशंस को हमने नाम दे दिए हैं। अब ये देखें, मैं यहां पर ये सारे लिख लेता हूं, u1 u2 u1 प्राइम और u2 प्राइम, इन सब की वैल्यूज यहां पर लिख लीजिए। बच्चों u1 क्या है v1 माइनस v2, u2 क्या है 0, u1 प्राइम क्या है v1 प्राइम माइनस v2, और u2 प्राइम क्या है v2 प्राइम माइनस v2।
अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो आगे काम अब बहुत ही आसान रह गया है। अब तो सिंपल बस वैल्यूज पुट करनी है और हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। तो बच्चों u1 निकालने के लिए आपको चाहिए v1 और v2। तो u1 निकालने के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ v1 की और v2 की। ये देखें v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू है v1i। तो v1 की जगह क्या आ जाएगा, v1i माइनस v2 की वैल्यू क्या है, ये देखें v2 की वैल्यू है m1 ओवर m2 इंटू माइनस v1i। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा v1i प्लस m1 ओवर m2 v1i। तो v1i को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहां बच जाएगा 1 प्लस m1 ओवर m2। तो बच्चों ये देखें आफ्टर कुलेयन सॉरी बिफोर कुलेयन, टकराने से पहले ये वेलोसिटी है पार्टिकल 1 की, लेकिन ये वेलोसिटी किस फ्रेम में है, लेबोरेटरी फ्रेम में। ये वेलोसिटी किस फ्रेम में है, फ्रेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो दोनों फ्रेम में जो वेलोसिटीज हैं उनको हमने इस इक्वेशन से आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। इस इक्वेशन को आप नाम दे लें इक्वेशन 7 और इसको मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर कुलेयन फॉर m1। पहला जो हमारा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली। ये वेलोसिटी उसकी है लेबोरेटरी फ्रेम में और ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। दोनों वेलोसिटीज को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया इस इक्वेशन के जरिए। ये है बिफोर कुलेयन। अब इसी तरह से हम u2 निकाल लेते हैं। तो बच्चों u2 हमारे पास क्या है, 0। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 8। तो बच्चों ये सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अब ये तो हो गया, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास जो थी ये थी बिफोर कुलेयन। ये दोनों इक्वेशन जो थी ये थी हमारे पास बिफोर कुलेयन। अब आफ्टर कुलेयन यानी कि u1 प्राइम और u2 प्राइम निकाल लेते हैं। तो u1 प्राइम पहले निकाल लेते हैं। u1 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्राइम। बच्चों v1 प्राइम आपने देखे निकाला होगा, यहां पर ये देखें v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 cos थीटा i प्लस v1 sin थीटा j और माइनस v2। तो v2 आपने क्या निकाला हुआ पीछे, वो देखें वहां पर v2 आपने निकाला हुआ है m1 ओवर m2 इंटू माइनस v1i। बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा v1 cos थीटा i प्लस v1 sin थीटा j और प्लस m1 ओवर m2 v1i। बच्चों अब इस फैक्टर में से और इस फैक्टर में से दोनों में से v1 कॉमन निकल सकता है, उसको कॉमन निकाल लें। तो अगर मैं v1i को कॉमन निकाल लूं तो यहां मेरे पास रह जाएगा cos थीटा प्लस यहां मेरे पास रह जाएगा m1 ओवर m2, ठीक हो गया। और प्लस मेरे पास आ गया vi sin थीटा और j। तो बच्चों u1 प्राइम यानी कि टकराने के बाद जो इस पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी है वो u1 प्राइम है और उसकी वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 9 का। अब इसी तरह से हम u2 प्राइम भी निकाल सकते हैं, फार्मूला हमारे सामने है। तो बच्चों u2 प्राइम इज इक्वल टू, ये देखें v2 प्राइम माइनस v2। देखें v2 प्राइम क्या है, यहां वापस आ जाएं, ये सब दिखाइएगा। ये v2 प्राइम है, v2 प्राइम की जगह v2 प्राइम माइनस v2। तो बच्चों v2 प्राइम की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी। मेरे पास है m1 ओवर m2 इंटू माइनस v1 cos थीटा i
माइनस V1 साइन थीटा जे और माइनस V2, और सिंपल V2 हमारे पास क्या है, सिंपल V2 हमारे पास है M1 ओवर M2 और माइनस V1 I, जो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा M1 ओवर M2 V1 cos थीटा I, माइनस भी आएगा यहाँ पे, माइनस M1 ओवर M2 साइन थीटा J और माइनस माइनस प्लस M1 ओवर M2 V1 I। बच्चों यहाँ पर फिर कॉमन आ सकता है, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है M1 ओवर M2 और V1 I, कॉमन निकाल लें। यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 और माइनस यहाँ पर रह जाएगा cos थीटा और माइनस M1 ओवर M2 साइन थीटा J। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया U2 प्राइम, और यही हम करना चाहते थे, यही हम कैलकुलेट करना चाहते थे। ये हमारी इक्वेशन बन गई है 10। हमने क्या किया, हमने लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी, ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलाइजन और ये दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलाइजन, दोनों हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम इनके एंगल्स को आपस में, हमने वेलोसिटीज को ट्रांसफॉर्म यहां पर कर लिया है, अब हम एंगल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बच्चों ये देखें, ये एंगल है साई जो कि टकराने के बाद पहला पार्टिकल बना रहा है, और ये एंगल है फाई जो टकराने के बाद दूसरा पार्टिकल बना रहा है। ये दोनों एंगल डिफरेंट है, लेकिन जो हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसमें जो एंगल है वो थीटा है और दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है। तो हमने थीटा को और साई को और फाई को, तीनों एंगल्स को, इनके स्कैटरिंग एंगल जो है, अब इनको आपस में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इक्वेशन 9 पे गौर करते हैं। इक्वेशन 9 में ये जो U1 प्राइम है, आप देख रहे हैं इसकी दो वैल्यूज हैं, U1 प्राइम की का x कंपोनेंट और U1 प्राइम का y कंपोनेंट। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं U1x इज इक्वल टू V1 और cos थीटा प्लस M1 ओवर M2, और इसी तरह मैं लिख सकता हूं U1y, यानी कि इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है V1 साइन थीटा। बच्चों यहां पर मैं अगर इस जगह पर मैं टेन थीटा अप्लाई करूं, इस एंगल के ऊपर अगर मैं टेन अप्लाई करूं, तो ये मेरे पास होगा टेन साई विच इज इक्वल टू, टेन क्या होता है बच्चों, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट है और बेस जो है इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। तो y कंपोनेंट बच्चों क्या है, y कंपोनेंट है v1 साइन थीटा ओवर x कंपोनेंट है v1 cos थीटा प्लस m1 ओवर m2। v1 v1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों टेन साई इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस m1 ओवर m2। तो बच्चों ये देखें, हमने साई और थीटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया, हमने साई और थीटा को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये जो एंगल है, ये स्कैटरिंग एंगल है, ये किस फ्रेम में है, लेबोरेटरी फ्रेम में। और ये थीटा एंगल जो है ये भी स्कैटरिंग एंगल है, लेकिन ये है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। दोनों एंगल्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, यही हमारा मकसद था। अब इसी तरह से हम थीटा और फाई को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों मैं यहां देखें, ये देखें यूं करके ट्रायंगल बना लेता हूं और इस ट्रायंगल पे फाई के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूं, फाई के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूं टेन। तो बच्चों ये देखें, ये क्या है, एक्चुअली ये है U2, ठीक है, और ये क्या होगा U2 का y कंपोनेंट, और ये क्या होगा, ठीक है, ये होगा U2 का x कंपोनेंट, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं टेन फाई अप्लाई करूं तो मेरे पास टेन फाई जो है, ठीक है, वो आ जाएगा U2 का y कंपोनेंट ओवर U2 का x कंपोनेंट।
अब u2 का y और x कंपोनेंट कहां से निकालना है बच्चों, यहां से, ठीक है। यहां से u2 का जो y कंपोनेंट है वो आपके सामने है, वो क्या है, -m1/m2 sin थीटा, और डिवाइडेड बाय u2 का जो x कंपोनेंट है, यहाँ पर v1 भी है, यहाँ भी v1 आता है, मैंने मिस्टेकनली छोड़ दिया है। तो नीचे आएगा बच्चों x कंपोनेंट, और ये सारा है x कंपोनेंट, ये वाला। तो यहाँ पर लिख दें जी m1/m2, और हमारे पास क्या है जी 1 - cos ऑफ थीटा। बच्चों एक माइनस और आता है, माइनस क्यों आता है, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो y कंपोनेंट के साथ एक और माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बच्चों, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो tan phi है वो आ जाएगा, tan phi इज इक्वल टू v1 ऊपर भी है, v1 नीचे भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा sin थीटा ओवर 1 - cos थीटा। तो बच्चों ये देखें, हमने दोनों एंगल्स को आपस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, साई और थीटा को, फाई और थीटा को, ये दोनों ही स्कैटरिंग एंगल थे। तो यही है हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, उसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने लेबोरेटरी फ्रेम में स्टडी करना हो तो उनकी वेलोसिटीज को आपस में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा हमने ये स्टडी किया कि जो स्कैटरिंग एंगल्स हैं उन एंगल्स को किस तरह से आपस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।